शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत मैप में हम देखने वाले हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान का जियोग्राफिकल मैप, अफ़गानिस्तान का पॉलिटिकल मैप और अफ़गानिस्तान से जुड़े कुछ फैक्ट भी हम देखने वाले हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए अफ़गानिस्तान न्यूज़ में कंटिन्यू रहता है क्योंकि यहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं रही है, यहाँ पर तालिबान का शासन चल रहा है। तालिबान के टाइम पीरियड में महिलाओं के ऊपर या फिर महिलाओं की अभी क्या कंडीशन चल रही है उसके बारे में ये न्यूज़ हमको बताती है। जैसे कि धीरे धीरे करके देखा जाए तो महिलाओं की जो आज़ादी है उसको कम किया जा रहा है तालिबान के शासन में। महिलाओं ने जो सैलून्स खोले हैं अफ़गानिस्तान में अब वो भी बंद हो जाएंगे। सैलून मतलब यहाँ पर पार्टिकुलरली हम ब्यूटी पार्लर की बात कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के तालिबान अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है ब्यूटी पार्लर्स को पूरे कंट्री में कि 1 महीना के भीतर आपको बंद करना पड़ेगा। द वाइस मिनिस्ट्री कन्फर्म ऑन ट्यूसडे द लेटेस्ट कर्व टू स्क्वीज वुमन आउट ऑफ पब्लिक लाइफ। कुल मिलाकर के महिलाओं को दबाया जा रहा है, महिलाओं को पब्लिक लाइफ में आने से रोका जा रहा है। इस ऑर्डर के माध्यम से फोर्सफुली क्लोज किया जाएगा 1000 ऑफ बिजनेसेस को जिनको चला रही हैं महिलाएं, ऑफन द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर हाउस होल्ड। देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये महिलाओं के घर चलाने का एक साधन था, इसको भी अब बंद कर दिया जा रहा है। एंड आउटला वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम टू सोशलाइज अवे फ्रॉम होम। एक प्रकार से उन्हें अपॉर्चुनिटी भी मिलती थी कि अपने घर से बाहर निकल सकें और थोड़ा सामाजिक हो सकें, लोगों से जुड़ सकें। वहीं यहाँ यदि हम काबुल पार्लर की बात करें, ठीक है, काबुल पार्लर के मैनेजर का क्या कहना है कि मैं ये सोचता हूँ इट वुड हैव बीन गुड इफ़ वुमेन डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन दिस सोसाइटी। उनका कहना है कि ये ठीक रहेगा यदि जो महिलाएं हैं ना वो एग्जिस्ट ही ना करें इस सोसाइटी में। आई एम सेइंग दिस नाउ, आई विश आई डिड नॉट एग्जिस्ट, आई विश वी वर नॉट बोर्न इन अफ़गानिस्तान और वर नॉट फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो लोग कुल मिलाकर के यहाँ पर परेशान हैं। उनका कहना है काश यही होता है कि मैं यहाँ की रहती ही नहीं, मेरा यहाँ जन्म ही नहीं होना चाहिए था। अगस्त 2021 से सत्ता में काबिज है तालिबान। तालिबान गवर्नमेंट ने रोक दिया है लड़की और महिलाओं को हाई स्कूल जाने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, बैंड फ्रॉम पार्क, फन फेयर, जिम एंड ऑर्डर देम टू कवर अप इन पब्लिक। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पब्लिक में उनको आना है तो उनको कवर अप होना पड़ेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती हैं, स्कूल नहीं जा सकती हैं, पार्क, फन फेयर, जिम में भी जाने के लिए उनको मनाही है। वुमेन हैव मोस्टली बीन बार्ड फ्रॉम वर्किंग फॉर यूनाइटेड नेशंस और एनजीओ। इसके अलावा महिलाओं को कहा जाता है कि आप यूएन के लिए काम नहीं कर सकते, आप एनजीओ के लिए काम नहीं कर सकते हैं। वहीं यदि हम रीजन की बात करें तो मोहम्मद सादेक अखिफ मुजाहिर स्पोक पर्सन माने जाते हैं मिनिस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस, वुड नॉट से वाई द ऑर्डर हैड बीन गिवन। इनका कहना है कि इसका भी कोई रीज़न नहीं है। वंस दे आर क्लोज देन वी विल शेयर द रीज़न विद द मीडिया। तालिबान का कहना सबसे पहले उनको बंद करना है, इसके बाद बंद जब हो जाएगा इसके बाद हम बताएंगे कि हमने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया था। अफ़गानिस्तान का मैप हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला हिस्सा, ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान से कौन कौन से देश बाउंड्री शेयर करते हैं? नॉर्थ की तरफ में यदि हम जाएंगे तो तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और थोड़ा सा जो हिस्सा है अफ़गानिस्तान का वो चाइना के साथ में भी शेयर होता है। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका, मतलब पूर्व वाला हिस्सा और साउथ वाला बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ में शेयर होता है। फिर यदि हम पश्चिम और नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं ना तो ईरान के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। कौन कौन से देश हो गए? एक हो गया तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद आ जाता है उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के बाद आप देखते हैं तजिकिस्तान,
तजाकिस्तान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो ईरान। यहाँ पर ये जो हिंदू कुश पर्वत है, देखा जाए तो काफ़ी कुछ जो बाउंड्री है ये तजाकिस्तान के साथ में बनाता है। यही हिंदू कुश पर्वत चाइना को अलग करता है अफ़गानिस्तान के साथ में। यहाँ पर आपको पंजशीर घाटी भी देखने को मिल जाएगी, ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है। हिंदू कुश पर्वत में ही अफ़गानिस्तान का सबसे ऊंचा पॉइंट लोकेटेड है, ये जो ट्रायंगल से आप देख रहे हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का सबसे जो लोअर पॉइंट है वो अमू दरिया रिवर के किनारे यहाँ पर लोकेटेड है। ये जो पीला पीला कलर आप देख रहे हैं ये लो हाइट वाला एरिया है। ज़्यादातर जो पहाड़ी रीजन है उसको डार्क ग्रीन कलर से यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ की जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, ये जो काबुल आप देख रहे हैं, ठीक, जो कि इसकी कैपिटल है हेलमंड रिवर। यहाँ से आप देखेंगे सीधे हेलमंड रिवर के किनारे ये लोकेटेड है, दो पार्ट में ये रिवर बढ़ गई है। इसके अलावा भी कई सारी नदियाँ हैं जो कि यहाँ से गुजरती हैं, जैसे कि फर्राह रिवर है, यहाँ से निकली है और ईरान की तरफ में जाती है। आपको हैरी रिवर भी देखने को मिल जाएगी जो कि हेरात सिटी के किनारे में है। एक और है मोरघाब रिवर जो कि बमियान के किनारे से निकली है। ये एरिया आप देख सकते हैं मज़ार शरीफ है, ये काबुल है, काबुल के नीचे जलालाबाद है और नीचे की तरफ यदि आप जाते हैं तो कांधार शहर है और ये है हेरात। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे भी हमें देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कोंडुज, बमियान, टोबरागोंडी, शिंदांड और फर्राह, जारांज, लश्कर गाह। तो देखिए इसका जो एरिया है कितना है, 6,47,230 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। ये साउदर्न एशिया में पड़ता है। यहाँ पर आप इसका फिजिकली मैप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ अफगानिस्तान इज़ रूग्ड इन हॉस्पिटेबल माउंटेनियस लैंडस्केप, मतलब ज़्यादातर आपको पहाड़ी एरिया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मोर देन 50% ऑफ द टोटल लैंड एरिया लाइज अबाउट 6,500 फीट। 50% से भी ज़्यादा जो एरिया है वो ऊंचे वाले हिस्से में लोकेटेड है। अफगानिस्तान का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट नाउसाक, मार्क ऑन द मैप बाय येलो ट्रायंगल। इसको मैं आपको बताया था, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है और इसका नाम रखा गया है नौसैक। वहीं नॉर्थ की तरफ में हम जाते हैं तो काफ़ी उपजाऊ मैदान हमको देखने को मिल जाएगा अमू दरिया रिवर का। साउथ की तरफ बात करें तो बिलो द माउंटेन्स रोलिंग डेजर्ट एंड स्कैटर्ड साल्ट फ्लैट कवर द लैंड। साउथ की तरफ में जाएंगे तो आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, साल्ट आपको देखने को भी मिल जाएगा, साल्ट से कवर लैंड हमको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी जो नदियां हैं यहाँ से होकर के गुजरती हैं, जैसे कि अमू दरिया है, हैरी, हेलमंड है एंड द काबुल डायरेक्टली ईस्ट ऑफ द कैपिटल सिटी फ्लोइंग डाउन इनटू द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। एक चीज़ का यहाँ पर और उल्लेख किया गया है कि ये जो काबुल आपको जहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहीं से एक रिवर होते हुए गुजरती है जिसका नाम भी काबुल ही है और ये इंडस रिवर में अपने पानी को गिराती। इसके अलावा ये जो रिवर दो ठो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो पटकिया और दूसरा पक्तिया और पक्तिका, दो प्रोविंस से होकर के गुजर रही है। इसका नेम यहाँ पर नहीं दिखाया गया है और यहाँ पर भी ये जिसका जो फिजिकल मैप है यहाँ पर भी उसका नाम नहीं दिखाया गया है। ये इसका पॉलिटिकल मैप है, इसको आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर प्रोविंसेस लोकेटेड हैं और कौन कौन से देशों के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। वहीं यदि हम वर्ल्ड में अफ़गानिस्तान की लोकेशन यदि देखें तो देखिए ये जो मिडल ईस्ट वाला एरिया है आपको पूरा सफ़ेद सफ़ेद कलर से दिखाई दे रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के ऊपर में हमको अफ़गानिस्तान की लोकेशन दिखाई दे रही है। ये भारत है,
इसके बाद पाकिस्तान है, इसके बाद अफ़गानिस्तान पड़ जाता है। तो जो मिडल ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा। अफ़गानिस्तान जो है एक लैंडलॉक्ड माउंटेनियस कंट्री माना जाता है साउदर्न एशिया में। ये सिचुएटेड है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है उसके नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। इसकी जो बाउंड्री है 6 देशों के साथ में लगती है, जैसे कि पाकिस्तान ईस्ट में, पाकिस्तान इन द ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट और साउथ की तरफ में जाएंगे तो पाकिस्तान पड़ेगा। ईरान पड़ता है पश्चिम में, तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान तजाकिस्तान ये नॉर्थ की तरफ में पड़ते हैं, और चाइना पड़ जाता है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशंस फॉर इसेंशियल एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यदि आप एंटीबायोटिक्स को, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का यदि आप इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे रहे हैं कि नहीं, इनका इस्तेमाल आप कर लीजिए इमरजेंसी में, भले ही अभी वो जो दवा है उतनी ज़्यादा कहना चाहिए यूजेबल नहीं हुई है, अभी ट्रायल के मोड से चल रही है, यदि फिर भी हम उस एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और उससे किसी रोग को दूर करने में हमें मदद मिल सकती है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है कि किस प्रकार से एक लड़के को एक ख़तरनाक बीमारी हो गई थी जिसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, उसको एंटीबायोटिक्स के माध्यम से हमने बचाए हैं। एंटीबायोटिक्स एक प्रकार से मेडिसिन्स ही होती हैं जो कि लड़ाई लड़ती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक है। कहीं पर बैक्टीरिया का यदि इन्फेक्शन हुआ है तो उसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पीपल हो चाहे वो एनिमल हो। इनका काम है कि बैक्टीरिया को मारना या फिर मेकिंग इट हार्ड फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। यदि हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा और अपने आप को और नहीं बढ़ा पाएगा। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप मुंह के माध्यम से ले सकते हैं। दिस कुड बी पिल्स, कैप्सूल और लिक्विड। ये जो चीज़ें हैं आपको गोली के रूप में, कैप्सूल के रूप में या फिर लिक्विड के रूप में भी अवेलेबल रहती हैं। यहाँ पर एक ड्रग का इस्तेमाल किया गया था, उस ड्रग का नाम भी आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है, और उसी को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इन द रिलेंटलेस बैटल अगेंस्ट हाईली ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन, यदि किसी व्यक्ति को हाईली ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन हो जाता है, इसके खिलाफ में यदि आपको लड़ाई लड़ना है तो इसके लिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन फॉर इसेंशियल एंटीबायोटिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ए टीम ऑफ डॉक्टर रिसेंटली विटनेस्ड ए ग्लिमर ऑफ होप, और डॉक्टरों की एक टीम ने रिसेंटली विटनेस किया है, सबूत पेश किया है, ठीक है, कि इससे थोड़ी सी हमें आशा जागी है जिस चीज़ को वो फेस कर रहे थे उससे लड़ाई लड़ने के लिए। उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाया एंड द लाइफ दे सेव्ड हाईलाइट द क्रिटिकल नीड फॉर एक्शन, और उन्होंने, ठीक है, सेव किया था एक बच्चे की लाइफ को, जो कि हाईलाइट करता है द क्रिटिकल नीड फॉर एक्शन। दिस इज़ नॉट जस्ट ए स्टोरी, ये ना केवल स्टोरी है, इट इज़ द अर्नेस्ट प्ली फॉर इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, बल्कि ये एकदम कहना चाहिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ में डिमांड है कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन फॉर एसेंशियल एंटीबायोटिक्स होना चाहिए, दैट कैन मेक ए डीप डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ताकि लाइफ और डेथ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पूरा किया जा सके, उसको बचाया जा सके। उस बीमारी का नाम बताया जाता है टी सेल ल्यूकेमिया, ठीक है, बट आल्सो ए फॉर्मिडेबल एंड रेजिस्टेंट एडवर्सरी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस प्यूस्यूडोमोनास एरोगिनोसा।
तो यहाँ पर स्टोरी बताई जाती है हैदराबाद में एक 18 साल का पेशेंट है, ठीक है। ब्रेवली फॉट नॉट ओनली हिज एग्रेसिव टी सेल ल्यूकेमिया। इस 18 साल के बच्चे ने बड़ी बहादुरी से टी सेल ल्यूकेमिया से लड़ाई लड़ा। इसके साथ साथ में आल्सो ए फॉर्मिडेबल का अर्थ देख लेते हैं दुर्जय, ठीक है। एंड ए फॉर्मिडेबल एंड रेजिस्टेंस एडवर्सरी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट पी स्यूडोमोनास एरोगिनोसा। तो टी सेल ल्यूकेमिया से तो उसने लड़ाई लड़ा ही था, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस बीमारी है प्यूस्यूडोमोनास एरोगिनोसा से भी उसने लड़ाई लड़ पाया। ये कैसे संभव हो पाया? ये जो स्ट्रेन है वो जाना जाता है अपने आप के हाई रेजिस्टेंस टू मल्टीपल एंटीबायोटिक। मल्टीपल एंटीबायोटिक्स भी यदि आप दे रहे हैं तो उसके लिए ये रेजिस्टेंस पैदा कर दे रहा है, गोली दवाई का असर इसके ऊपर नहीं हो रहा है। इसी के चलते चलते जो मेडिकल टीम थी वो अपने आप में लिमिटेड हो गई थी, जितना भी ट्रीटमेंट कर रही थी उसका असर नहीं पड़ रहा था इस बीमारी के ऊपर। तो ये बीमारी किस टाइप से थी? लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक्स, लास्ट जो आपके पास में एंटीबायोटिक्स है वो भी आपने दे दिए। द पेशेंट्स कंडीशन डिटोरिएटेड रैपिडली, इसके बावजूद भी पेशेंट की जो कंडीशन है वो ना तेज़ी के साथ में बिगड़ती जा रही थी। डिटोरिएटेड वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है बिगड़ते जाना। इसके बाद आप देखेंगे फीवर में भी हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है, उसको बुखार बढ़ते जा रहा है। एंड द इन्फेक्शंस असॉल्ट ऑन हिज लंग, इन्फेक्शन से उसके लंग प्रभावित हो गए थे। इसी के चलते चलते उसकी जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए जो बैक्टीरिया हैं पेशेंट के फेस को खाते जा रहे हैं। टाइम वाज रनिंग आउट एंड हिज लाइफ हंग इन द बैलेंस। कुल मिलाकर के टाइम ख़त्म हो रहा है और उसकी जो लाइफ है वो बैलेंस में लटकी हुई है। फिर इंडियन इनोवेशन की बात करी जाती है सेफेपाइम, जिसको जिडेबैक्टम भी कहा जा रहा है। इन देयर क्वेस्ट फॉर ए लाइफ लाइन द डॉक्टर टर्न टू ए प्रॉमिसिंग एंटीबायोटिक सेफेपाइम जिडेबैक्टम। इसके बाद डॉक्टरों ने सेफेपाइम या फिर जिडेबैक्टम का इस्तेमाल किया था, जिसको डेवलप किया गया था इंडियन रिसर्चर के द्वारा। ये जो एंटीबायोटिक्स है इसमें शामिल है 2 एक्टिव कंपोनेंट टू कम्बेट ड्रग रेजिस्टेंस, ग्राम नेगेटिव पैथोजन। इसमें 2 चीज़ मिलाई गई है, ठीक है, जो कि ड्रग रेजिस्टेंस को ख़त्म करने का काम करती है। इसमें इंक्लूड है प्यूस्यूडोमोनास एरोगिनोसा। वहीं यदि हम देखें तो फेज़ 3 का जो ट्रायल है इंटरनेशनली अभी वो अंडरगोइंग है, चल रहा है। ये जो इंडियन इनोवेशन है उसने बताया है रिमार्केबल इसके पास पोटेंशियल है। अंडर ए कंपनसेनेट यूज़ प्रोटोकॉल द नेसेसरी अप्रूवल वर ऑब्टेन। वहीं यदि देखा जाए तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आपको इस्तेमाल करना है, नेसेसरी अप्रूवल हमको मिल गया था। इसके बाद पेशेंट ने रिसीव किया था इस दवाई को जिसका नाम है जिडेबैक्टम या फिर सेफेपाइम। इसके बाद आप देखेंगे पेशेंट का जो फीवर है वो कम हो रहा है, ब्लड कल्चर्स टर्न निगेटिव, और जो इसका ब्लड कल्चर्स है वो टर्न निगेटिव एंड द नीड फॉर ऑक्सीजन डिमिनिश्ड। ऑक्सीजन की जो ज़रूरत थी ना उसको अब कम पड़ने लगी। इसके बाद आप देखेंगे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस आने लगी और धीरे धीरे करके बच्चा रिकवर होता है। हर साल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग मतलब मिलियंस में जिनकी संख्या है वो हर साल अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं। इसका रीज़न बताया जा रहा है इन एडुकेसी, मतलब अपर्याप्त एंटीबायोटिक्स हमारे पास मौजूद है।
हमारे पास में इतने एंटीबायोटिक्स मौजूद नहीं हैं जिनसे हम इसका इलाज करें, बैक्टीरिया को मार सकें। इसी के चलते चलते बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है हर साल में। द रिलेंटलेस मार्च ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस हैज़ रेंडर्ड वंस इफेक्टिव ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव। और जो रिलेंटलेस मार्च ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस है, बैक्टीरिया अपने अंदर में ड्रग रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं और इसी के चलते चलते आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, वो इनइफेक्टिव हो जाता है। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि डॉक्टर लोग फेस करते हैं? तो हमेशा आप देखेंगे जो ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन होता है वो मल्टी फेसेटेड होता है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। अब जब डॉक्टर के पास में उनके स्टोरेज में, उनके स्टॉक में इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स मौजूद नहीं हैं, जिसके चलते चलते वो कम क्वालिटी वाली, सब ऑप्टिमल क्वालिटी का ट्रीटमेंट बच्चे को देते हैं, इससे क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, या फिर ऑफर लिटिल होप ऑफ ए क्योर, या फिर साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, या तो उसके बचने के चांस बहुत कम रहते हैं। समय के साथ में देखिए उसकी रेस रहती है, टाइम घटते जाता है और बीमारी बढ़ते जाती है। ट्राइंग टू स्टे वन स्टेप अहेड ऑफ द म्यूटेटिंग बैक्टीरिया, यदि एक कदम भी जो बैक्टीरिया वो म्यूटेट हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ते जाता है और डॉक्टर फील करते हैं हेल्पलेसनेस, मतलब उनको लगता है कि अब कोई सहारा ही नहीं बचा, अब क्या किया जाए। इंडिया एक ऐसा देश जिसने प्रदर्शन किया है काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस, और इसने EUA ग्रांट किया है कोविड-19 वैक्सीन्स को, मतलब बहुत सारे जो कोविड वैक्सीन हैं उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया था। लेकिन आज के समय में इंडिया एक क्रिटिकल जंक्शन पर खड़ा हुआ है। वी मस्ट एक्सटेंड द सेम लेवल ऑफ अर्जेंसी एंड कमिटमेंट टू सेविंग द लाइफ ऑफ पेशेंट हु मे अदरवाइज स्कूम। मतलब जिस प्रकार से इंडिया ने कोविड-19 के मामले में एग्जाम्पल पेश किया था, उसी प्रकार से यदि वो इन प्रकार की बीमारियों में अपना एग्जाम्पल पेश नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है जो रोगी है वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि देखिए, हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत क्या है। तो हमें हमारी जो सबसे सही ज़रूरत है वो है पावरफुल वेपन्स की, ताकि हम ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन से लड़ाई लड़ सकें। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, दैट हैव बीन थ्रोली एवेल्यूटेड और प्रूवन टू बी इफेक्टिव आर इसेंशियल। ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनका एवोल्यूशन हो चुका है, मूल्यांकन हो चुका है, जिनको प्रूव किया जा सकता है कि ये इफ़ेक्टिव हैं, ये आवश्यक हैं यदि हम इस प्रकार के सुपर बग से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैफेपाइम या फिर जाइडेबैक्टम, ये साइनिंग एग्जाम्पल माना जाता है इंडिया के वैज्ञानिक प्रोवेस का, ठीक है, कि वैज्ञानिक लोग हमारे कुछ कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ प्रूव करके दिखाया है। प्रोवेस का यूज़ किया गया है यहाँ पर। प्रोवेस का मतलब होता है उनका कौशल, वैज्ञानिक कौशलता का। और अभी वर्तमान में देखा जाए ना तो अभी जो इंटरनेशनल फेज़ 3 का इसका ट्रायल चल रहा है, इस एंटीबायोटिक ने प्रदर्शित किया है इसकी पोटेंशियल को कि ये लोगों का जीवन बचा सकती है। इसके बाद सेफेड्रेकॉल, इसका निर्माण जापान के द्वारा किया गया है और ये एक लाइसेंस्ड एंटीबायोटिक माना जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। इसको डेवलप किया गया था जापानीज़ कंपनी के द्वारा और इसने प्रदर्शित किया है बहुत बेहतरीन एफिकेसी अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के मामले में। तो कुछ गोली दवाई ऊपर हम देखें, एक दवा ये है, इसको भी हमें देखना है कि इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं ड्रग रेजिस्टेंस के मामले में। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर यदि हमारे पास इस प्रकार की गोली दवाई मौजूद भी है तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जोर देना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मेडिकेशन। इस प्रकार की दवाओं का यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये
इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इसके साथ साथ में इसका बेहतरीन हम यूटिलाइजेशन कर सकें इन गोली दवाओं का, इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा एक ऐसी टीम जो कि एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर से मिलकर के बनी है, इनका कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। इसमें इंक्लूड हो इन्फेक्शियस डिसीज़ एक्सपर्ट, डॉक्टर लोग बैठें, इन्फेक्शियस डिसीज़ एक्सपर्ट बैठें, तब जाकर के इस ड्रग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये इंश्योर करेगा कि ये जो पावरफुल एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन हम दे रहे हैं, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं पेशेंट को, या फिर पेशेंट इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इनको बेनिफिट मिलेगा ज़्यादातर, वाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ मिसयूज़ और ओवर यूज़। इसका मिसयूज़ नहीं होगा, इसका ओवर यूज़ नहीं होगा, इसके लिए ही हमें डॉक्टरों से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो पार्टिकुलरली फिजिकल डेफिसिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि राज्य सरकारों को पैसा कितना मिल रहा है और कहाँ कहाँ पर वो खर्चा कर रही हैं। तो एक जो कंप्रहेंसिव रेवेन्यू डेफिसिट रिडक्शन फ्रेमवर्क है, हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें जो घाटा में चल रही हैं, खर्चा ज़्यादा कर दे रही हैं, कमाई कम हो रही है, इसके लिए उन्हें एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। तो उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा फिज़िकल हेल्थ ऑफ स्टेट को। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेट है उनकी जो कमाई है, उनका जो खर्चा है, उसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। शुरू में बताया जाता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो कितना पैसा खर्चा कर रही हैं, कितना उनको मिल जाता है इस केंद्र सरकार से। टोटल जितना भी रेवेन्यू उनके पास आ रहा है उसका 1/3 हिस्सा से भी ज़्यादा वो है स्टेट गवर्नमेंट मोबिलाइज करती हैं। वो स्पेंड करती हैं 60% ऑफ कंबाइंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, यदि हम कंबाइंड कर दें तो उसका 60% हिस्सा कौन खर्च कर रहा है, स्टेट कर रहा है। एंड हैव ए शेयर इन द गवर्नमेंट बोरोइंग दैट इज़ अराउंड 40%। लगभग यदि आप बात कर लें, ठीक है, कि जो टैक्स से कमाई हो रही है तो इनमें इसकी जो हिस्सेदारी रहती है वो लगभग 40% रहती है। कोरोना आया था, कोरोना के चलते चलते राज्य सरकारों को लोगों की भलाई के लिए काफ़ी कुछ पैसे खर्चे करने पड़ गए। इसी के चलते चलते उनको रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, फिजिकल डेफिसिट हुआ। फिजिकल डेफिसिट का यहाँ पर बार बार उल्लेख आएगा, इसलिए हमें फिजिकल डेफिसिट के बारे में देखना थोड़ा पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, फिजिकल डेफिसिट के अंतर्गत हम क्या है घटाते हैं, अंतर करते हैं टोटल रिसीव्ड एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो अंतर है, मतलब सरकार की कितनी आय हो रही है और सरकार कितना खर्चा कर रही है, दोनों को जब हम घटा देते हैं तो इससे निकलता है फिजिकल डेफिसिट। इसमें हमें क्या ऐड करना है, हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, इससे टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको हमें घटाना रहेगा रिवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट, मतलब सबको माइनस करना है टोटल एक्सपेंडिचर में से, तो हमको निकल जाएगा फिजिकल डेफिसिट। इसके बाद राज्य सरकारों की क्या कंडीशन है इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। केंद्र के लेवल पर यदि हम देखें जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें तो हमको गिरावट देखने को मिली है, मतलब सरकार घाटे में उतना चल नहीं रही है केंद्र सरकार। ये जीडीपी का 9% था 2020-21 में, वो घट करके 23-24 में 5.9% हो गया है। वहीं इस स्टेट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4% हुआ करता था जीडीपी का 2020-21 में, जो कि घट करके 3.24% हो गया 2022-23 में। फॉर द मेजर स्टेट फॉर द ईयर 2023-24 इट इज़ एक्सपेक्टेड टू 2.9% ऑफ द जीडीपी। वहीं यदि हम मेजर स्टेट की बात कर लें तो आने वाले टाइम में 23-24 में 2.9% रहने वाला है जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट। इसके बाद बताया जाता है कि हमारे पास में उतना ज़्यादा डेटा रहता नहीं है, इसलिए हम क्या है आरबीआई के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एनुअल स्टडी ऑन स्टेट फाइनेंसिस है, यहाँ से हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि हमारे पास एग्रीगेटेड इंडिविजुअल स्टेट बजट डाटा अवेलेबल नहीं रहता है, जिससे हमें जो जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसिस है उसके बारे में थोड़ा सा पता लगा सकें।
हर साल ये जो डाटा है अवेलेबल हो पाता है केवल तभी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एनुअल स्टडी को पब्लिश करता है। उसका नाम क्या है? एनुअल स्टडी ऑन स्टेट फाइनेंसेस। यहाँ पर फिजिकल कंसोलिडेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो जो फिजिकल कंसोलिडेशन है एक प्रकार से कर्जा से उबरने की एक प्रोसेस है। जैसे कि सरकारें खर्चा ज़्यादा कर दे रही हैं, उनकी कमाई कम हो पा रही, लेकिन धीरे धीरे इससे वो उबर रही हैं तो उसको हम फिजिकल कंसोलिडेशन बोलते हैं। फिजिकल कंसोलिडेशन एक प्रकार से प्रोसेस होती है जहाँ पर गवर्नमेंट का जो फिजिकल हेल्थ होता है वो इम्प्रूव होता है एंड इज़ इंडिकेटेड बाय रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। इसका मतलब ये है कि फिजिकल जो डेफिसिट है वो कम हो रहा है। इसके लिए यदि आप देखेंगे कि किसी राज्य सरकार में जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, बेटर अलाइंड एक्सपेंडिचर, यदि आप एक्सपेंडिचर को बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे फिजिकल कंसोलिडेशन की स्थिति पहुंच जाती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो एससीओ की मीटिंग से रिलेटेड है। एससीओ की जो मीटिंग है इस बार अध्यक्षता भारत की तरफ से की गई थी। इस बार एससीओ में किस किस मुद्दों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, इसलिए इसके अलावा भारत का क्या कहना है, भारत ने अपना क्या पक्ष रखा, इसके बारे में यहाँ हमको देखने को मिल जाता है। इंडिकेटिंग लैक ऑफ कंसेंसस, इंडिया स्टे आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। भारत का कहना है कि हमें आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है। एंड ऑन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ओविंग टू प्रोजेक्ट इन पीओके, एससीओ कॉल्स फॉर कोऑपरेशन और डिजिटल पेमेंट एंड काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन। डिजिटल पेमेंट के ऊपर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ में जो रेडिकलाइजेशन चल रहा है उसको काउंटर करने की भी बात करी जाती है। देखिए, एससीओ में ज़्यादा से ज़्यादा देशों को पार्टिसिपेट करने के लिए नए नए जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ऐड किया जा रहा है। इस बार भी हमको नए देश देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ईरान 9वें नंबर का मेंबर स्टेट बन गया है। तो ग्रुपिंग का जो डिसीजन रहा था कि हम इंडक्ट करेंगे, ईरान को शामिल करेंगे ऐसे 9वें नंबर का, एंड लेटेस्ट मेंबर वाज वन ऑफ द नंबर ऑफ एग्रीमेंट साइन एट द समिट। फिर भी यदि देखा जाए, इंडिया ने इसको होस्ट किया था इस समिट को फॉर द फर्स्ट टाइम। इसने रिफ्यूज़ कर दिया था टू जॉइन अदर मेंबर ऑन पैराग्राफ रिलेटिंग टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन द जॉइंट स्टेटमेंट। मतलब इंडिया ने इस चीज़ का विरोध किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो BRI प्रोजेक्ट है वो इंडिया की जो ज़मीन है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वहाँ से होकर के गुजरता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला बोला जाता है कि आतंकवाद को किस प्रकार से पनाह दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, ऐसा करके। आज के समय में यदि हम एससीओ में देखें तो कितने सारे देश शामिल हो गए हैं? चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो इसमें जो नए मेंबर कंट्री है वो ईरान है, वो 9वें नंबर का कंट्री बना है। इसमें कुछ एग्रीमेंट भी हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, आउटलाइनिंग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन एससीओ कंट्रीज़, ए जॉइंट स्टेटमेंट ऑन काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन एंड वन ऑन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ कहाँ पर मुद्दे यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे? तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है। इसके अलावा एससीओ कंट्री के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करने का भी यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है। एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी जाती है, जहाँ पर इंडिया ने ऑफर्ड किया था शेयर एक्सपर्टाइज ऑन डिजिटल पेमेंट इंटरफेस।